प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, किसे माना जाए रीतिकाल का प्रवर्तक, कवि, रीति का अर्थ, नामकरण व रीति काव्य की 3 धाराएं जो प्रचलित थी, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा के ऊपर हमने बातचीत की थी। आज का जो हमारा विषय है बातचीत का वो है रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह युग राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग था। इस युग में राजमहलों में विलास का बोलबाला था। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक जीवन में अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने घर कर लिया था। लोगों को शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणी पर अटूट विश्वास था। बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। धार्मिक दृष्टि से मंदिरों व मठों में निवास करने वाले पुजारियों व महंतों का जीवन दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासनारत था। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो कुछ समाज में चित्रित होता है, जैसी जीवन शैली होती है, जिस प्रकार दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, उसी प्रकार साहित्य भी कभी झूठ नहीं बोलता। जैसा समाज होता है वैसा ही चित्रण रचनाकार करता है। हम देख रहे हैं कि इस युग में रीतिकाल के अंदर किसी भी प्रकार का वैचारिक चिंतन हमें दिखाई नहीं देता। विलासिता का वातावरण है, श्रृंगार प्रमुख है। तो रीतिकाल के कवि थे, उनके प्रतिपाद्य विषय, वर्णन के विषय 2 ही थे: काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन और सामंती जीवन का चित्रण। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी थे और किसी अच्छे आश्रयदाताओं की खोज उस युग के कवि की प्रमुख समस्या थी। भूषण जो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत हैं, इनके जैसा सौभाग्य बहुत ही कम कवियों को प्राप्त था। ये अपवाद थे। देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे। उस समय राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती थी। उसके लिए कवियों ने काव्य शास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंतों व राजाओं की प्राचीन परंपरा थी। ये लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान रखते थे। उनकी संतानों को भी इसकी शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शास्त्र की जरूरत इस कार्य के लिए भी होती थी। उदाहरण के लिए केशव जी ने कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता की प्रिय गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। इस विवेचन के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि इस युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थीं वो निम्न प्रकार से थी। सामंती अभिरुचि, यह काल रीतिकाल सामंती अभिरुचि का काल रहा। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया। कवि का जो साहित्य था वो हृदय से प्रेरित नहीं था, बुद्धि से था। आश्रयदाता को खुश करना, उसकी चापलूसी करना, उसकी प्रशंसा करना ही उसका एक प्रमुख उद्देश्य रह गया था। वैसे तो प्रत्येक युग में प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता रही है। जहाँ मनुष्य है वहाँ ये भाव होते हैं, लेकिन रीतिकाल के साहित्य में पतित सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता है। उत्कृष्ट या कर्तव्य से ओतप्रोत प्रेम हमें नहीं मिलता है। यहाँ के कवियों ने जिस प्रेम का चित्रण किया, उस प्रेम की मुख्य प्रेरणा परकीय नायिका है, अपनी पत्नी नहीं। दूसरी विशेषता हमें दिखाई देती है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास किया और रस, अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचना की। इन रचनाओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव रहता था। उन्होंने मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में ही दिखाई, जैसे केशवदास ने। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है।
श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य को प्रभावित किया। कृष्ण भक्ति के इस साहित्य में माधुर्य भावना का बहुत प्रचार हुआ और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगार काव्य की रचना हुई। मर्यादित रूप में साहित्य नहीं लिखा गया, केवल भक्ति में जो था वो माधुर्य भाव का ही चित्रण हमें मिलता है। नारी सौंदर्य चित्रण। श्रृंगारकालीन काव्य में नारी के रूप को बहुत महत्व दिया गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। कौन गने पुरवन नगर, कामिनी एके रीति, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे करी प्रीति। स्त्री और पुरुष समाज के दो पहिए हैं और हम देखते हैं कि रीति काल के अंदर जो नारी पक्ष है वैचारिक रूप से पूर्णतया गौण है। स्त्री केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र है और श्रृंगार का चित्रण करना ही रचनाकार का प्रमुख उद्देश्य रह गया हो। लिखते हैं कि मानो रची छवि मूर्ति मोहनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी की मधुर अंचल छाया में बैठकर अपने दुखों एवं पराभवों को भूल जाते हैं। रीतिकाल का कवि नारी के सामाजिक रूप, गृहलक्ष्मी एवं मातृ रूप का निरीक्षण नहीं कर सका। वह तो परकीय नायिका के वर्णन में अधिक अनुराग प्रदर्शित करता रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रचनाकार की रुग्ण भावना माना, समाज की रुग्ण भावना मानी। हम देखते हैं कि इस काल की रीतिबद्ध कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर वासना की झलक मिलती है और उसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। प्रेम की भावना हृदय की प्रवृत्ति है जो एकोन्मुखी होती है, किंतु विलास या रसिकता उपभोग की भावना है जो अनेकोन्मुख होती है। तो रीतिकाल का जो नारी के प्रति जो सोच हमें दिखाई देता है श्रृंगार में, वो संकुचित सोच है। राजाओं की भी यही दृष्टि थी। भक्ति और वैराग्य का चित्रण हम देखते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार के विशद विवेचन के साथ साथ भक्ति एवं वैराग्य की भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई हैं। वस्तुतः भक्ति संबंधी रचनाएं तो केवल परंपराओं का निर्वाह करने के लिए ही प्रस्तुत की गई है। भक्ति का जो उदात्त स्वरूप हमें भक्त काल के संत कवियों में देखने को मिलता है, उसका यहाँ नितांत अभाव है। प्रकृति का जो चित्रण है हमें उद्दीपन रूप में मिलता है कि रीति काव्य को यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है। वैसे तो रीतिकाल के कवियों ने 12 मासा, षड ऋतु वर्णन आदि का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ कवियों ने स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना की है, लेकिन हम देखें तो सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। आश्रयदाता की प्रशंसा। रीतिकाल के जो कवि थे उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा किया करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण से अभिप्राय बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को कहना, क्योंकि इसी से उन्हें सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का निर्माण कर दिया है। अपने आश्रयदाताओं को खरी खोटी सुनाने का या सही बात बताने का साहस बहुत कम कवियों में होता था। अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबारों में बेचा ही है, उससे धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। जीवन यापन की विवशता ने इन कवियों को
अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया। भक्ति काल में हम देखते हैं कि संतन कहाँ सीखरी सो काम कहकर वो राज्य का निमंत्रण ठुकराने का भी साहस रखते थे नैतिक, लेकिन पतनशील संस्कृति में सांस लेने वाले रीति युग कवियों के लिए यह संभव नहीं था। रीति काल में जो अगली विशेषता मुक्तक शैली का प्रयोग है। यद्यपि रीति काल में प्रबंध काव्यों की भी रचना हुई, लेकिन अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को अपनाया है। भक्ति युग में राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा है। राज दरबार की मुक्तक परंपरा को रीति युगीन राज्याश्रित कवियों ने भी अपना लिया और मुख्यतः घनाक्षरी, कवित्व, सवैया एवं दोहा छंदों में रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभाव उत्पादक बन पड़ी है। घनानंद, पद्माकर, देव आदि के छंदों में कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंची और उनमें रसमय अभिव्यक्ति का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। इन छंदों के प्रयोग में भाषा का सौंदर्य, माधुर्य और सहज स्वर झंकृत हुआ है। दोहा छंद की अपेक्षा छोटा होने के कारण स्वर झंकृति की दृष्टि से चाहे कम सफल रहा हो, फिर भी संक्षिप्तता और शब्द लाघव ने गागर में सागर भरने का काम किया है। मुक्तक शैली का विकास इस काल में हमें हुआ मिलता है और बिहारी ने इसका बड़ी ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। बिहारी के दोहों के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। प्रिय विद्यार्थियों, रीति काल की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं थी उनके ऊपर हमने चर्चा की है आज। धन्यवाद।